ठीक है। नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग आज एक पॉलिटी की क्लास देखेंगे और उसमें पॉलिटी की क्लास में हम लोग ये राज्यसभा को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वाली क्लास में अगर आप लोगों ने देखी है तो हम लोगों ने कार्यपालिका को ठीक से पढ़ लिया था। हमें पता है भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में हमारे संघ वाला जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, संघ का भाग नाम था उस भाग 5 का। तो उसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक थे। तो उसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक जो जिक्र किया गया है वो कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। कार्यपालिका के अंदर फिर हमने चैप्टर बांट लिए थे और सब चैप्टर उसके अंदर राष्ट्रपति को पढ़ लिया था, प्रधानमंत्री के पद को पढ़ लिया था, ऐसे करके बहुत सारे पद हमने पढ़ लिए थे। तो कार्यपालिका से हटते हुए, हालांकि हम भाग 6 में भी जंप कर गए थे थोड़े टाइम के लिए, हमने राज्य की कार्यपालिका को समझ लिया था। लेकिन अब भाग 5 में फिर से वापस आते हैं। तो भाग 5 में जो कार्यपालिका 52 से 78 तक आर्टिकल हमने पढ़ लिए थे, उसके बाद आर्टिकल 79 से स्टार्ट हो रही है संसद। ठीक है, हम पार्लियामेंट को मिले पढ़ेंगे। उसमें से पार्लियामेंट में भी पता है 2 सदन अच्छे से, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसमें से हम पहले सदन राज्यसभा को हम देखते हैं। और बाकी आपको पता है कि आर्टिकल 79 के अनुसार जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है, यानी राष्ट्रपति भी उसमें शामिल है। यानी कि अगर कभी पूछा जाए तो संसद से मतलब क्या है, तो संसद से मतलब लोकसभा और राज्यसभा का नहीं है। संसद से मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की संसद इन 3 ट्रेन से मिलकर बनती है। ठीक है, राष्ट्रपति भी उसमें संसद में शामिल होते हैं, ये आर्टिकल 79 कहता है। तो हम लोग आज राज्यसभा को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दरअसल मैंने बच्चों से भी डिस्कस किया और मैं आपसे भी थोड़ा सा सुझाव चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। अगर आप इच्छुक हो तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि लगातार एक विषय की, जैसे मैंने कहा था पिछली वाली क्लास में आपसे ना, ज्योग्राफी क्लास ली थी तो कहा था कि हिस्ट्री क्लास जल्दी आने वाली है। तो दरअसल मैंने प्रिपेयर की हिस्ट्री क्लास में बनाने वाला था, तो बच्चों ने मुझसे यही बात हुई है और आपसे भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लगातार एक विषय की कंटिन्यूटी चाह रहे हैं वीडियो, कि पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी ही चलता रहे और पॉलिटी जब फिनिश हो जाए उसके बाद हम दूसरे पर स्विच करें, या फिर लगातार ज्योग्राफी की वीडियो एक बार ले लें कि ज्योग्राफी के जो टॉपिक चल रहे हैं वो एक बार ठीक से, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी ठीक से हो जाए, उसमें मानसून वगैरह ये सब नदियाँ हम ठीक से पढ़ लें अच्छे से, तब हम लोग तीसरे विषय पे पढ़ें। या फिर मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पहले पढ़ लें, हिस्ट्री के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लें। ऐसे एक एक सब्जेक्ट हम लोग कवर करें, उसकी वीडियो कंटिन्यूटी में बनाते रहें। या फिर किन्हीं 2 विषयों की वीडियो साथ में लेके चलें कि पॉलिटी भी एक बार ले लें, एक दिन पॉलिटी की, एक दिन ज्योग्राफी की। या फिर सुबह शाम कोशिश करके देखेंगे, सुबह शाम हो जाए कि एक क्लास एक दिन में 2 क्लासेस हो जाए। वो थोड़ा सा पॉसिबली नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे और भी थोड़े से काम है। लेकिन हाँ, एक दिन में क्लास पर्याप्त है, वो मैं कर सकता हूँ। तो आप मुझे थोड़ा का सुझाव दे पाएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, अपनी राय रखिएगा कि क्या एक ही वीडियो डायरेक्टली पॉलिटी की हम लोग पहले पॉलिटी कवर कर लें क्या, या फिर हम लोग ज्योग्राफी पहले कवर कर लें, या 2 विषय पॉलिटी और ज्योग्राफी स्विच करते हुए चलें, या हिस्ट्री की तरफ भी मूव कर जाएँ। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है कि हमें अगर हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा तो बहुत चीज़ें हमारे से अछूती रह जाएंगी। तो हिस्ट्री पता तो होना चाहिए वैसे, और हिस्ट्री में पढ़ने के लिए है भी बहुत कुछ, और ठीक से हमें समझ में आना भी चाहिए, प्रिपेयर नोट्स भी अच्छे से बने होने चाहिए। तो वो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट तो है हिस्ट्री में। अगर हिस्ट्री क्लास लेते चलेंगे तो, और अगर आधे घंटे की क्लास अगर मैंने बनाई तो फिर वो बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगी उसकी, बहुत ज़्यादा। अगर प्लेलिस्ट में देखोगे तो उसमें नंबर ज़्यादा पहुँच जाएंगे। अगर उसमें कम से कम 1.5 घंटे 1 घंटे क्लास, तो कम से कम 1 घंटे क्लास तो होनी चाहिए। और उसमें भी वो कि मैं तब बहुत ज़्यादा लिखवाऊँ ना, बुलवा के मैं समझाऊँ। ठीक है, लिखवाना पड़ेगा और लिखवाना है, क्योंकि नोट्स तो आपके बनने चाहिए, तभी फ़ायदा है उस चीज़ का। अदरवाइज़ नोट्स नहीं बनेंगे तो फिर जुम्मा कुछ दिन तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। ठीक है सब लोग, तो नोट्स तो बनना ही चाहिए, तो नोट्स बनेंगे। मेरी कोशिश यही है कि चलो देर लगे, और भी मैं समझता हूँ कि आप लोगों में इतनी समझ होगी कि थोड़ा देर लग रही, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ प्रॉपर्ली नोट्स बनते रहे। मैं ये बोर्ड लिख भी देता हूँ, इसीलिए लिखता हूँ कि जिससे आप लोग नोट डाउन कर लें, थोड़ा जूम करके कर लें। क्वालिटी अच्छी है मिल रही तो थोड़ा जूम करके कर लें। मतलब ऐसे तो पिक्सल्स इतने डाउन तो नहीं है कि आपको दिखे ना, अगर वैसे तो ऐसे ही दिख जाएगा, अदरवाइज जूम करके लिख लें कि ये इसीलिए, वरना मैं तो ऐसे बोल के समझा सकता हूँ, आपको एक खाली पॉइंट लिख दूँ और उसको समझा दूँ, और बाकी अगर आपको कहीं छूट जाता तो उसको अपनी भाषा में आप लिख लें। नोट्स बनने चाहिए हर एक के। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग एक ज़रूर बताइएगा कि एक ही सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी करें, और एक सब्जेक्ट की कौन सी, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी की, या फिर पॉलिटी ज्योग्राफी में ऐसे ही स्विच करते हैं, एक दिन पॉलिटी एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी एक दिन ज्योग्राफी, या 3 दिन पॉलिटी 3 दिन ज्योग्राफी। जैसा आपको भी उचित लगे, आप भी अपनी तरफ से राय रखिएगा। इनसे सलाह मशवरा बच्चों से मैंने किया ही है।
और बाकी मैं दोनों में ठीक कंफर्टेबल हूँ कि मैं दोनों में मेरा भी रिवीजन होगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं। आप लोग बताएं, क्योंकि मुझे पर डे क्लास डालनी है तो उस हिसाब से मैं करता रहूँगा। आप ज़रा थोड़ा सा बताएं कि क्या है, क्योंकि थोड़ा सा इनसे मतभेद हुआ कि वही हिस्ट्री थोड़ा सा बहुत टिपिकल है और हिस्ट्री का वाइड है थोड़ा सा, उससे पॉलिटी कंप्लीट हो जाए पहले, ऐसे ठीक रहेगा। तो आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा प्लीज़, है ना एक बार। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक क्या था, कार्यपालिका, जो हमने पीछे कार्यपालिका देखी। अब हमें बढ़ना है विधायिका की तरफ, ठीक है। तो विधायिका की तरफ बढ़ना है। विधायिका में हम लोग पढ़ेंगे संसद को, यानी कि आर्टिकल 79 से स्टार्ट हो रहा है। और आर्टिकल 79 से स्टार्ट हो रहा है तो आर्टिकल 79 ये क्या कहती है, भारत के 79 के अनुसार कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जो यहाँ लिखा है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। ये मैंने ऊपर आर्टिकल 79 ये याद रख लेना, इसमें राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। यानी कि जो भारत की संसद है वो किन किन से मिलकर बनी है, संसद राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनी है, ठीक है। इन तीनों से मिलकर बनती है, ना कि लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा नहीं कि जैसे संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा ही ध्यान आते हैं, राष्ट्रपति ध्यान नहीं आते। तो आर्टिकल 79 कहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 79 भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति भी उसमें शामिल है, किसमें, संसद में, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा हल्का सा ये बात कर लें कि हमारा जो सदन है संसद का, वो संसद क्या है, द्विसदनीय है, ठीक है। बाईकैमरल है ना, कि 2 सदन है संसद में। जैसे कि 2 सदन अमूमन देखिए उसमें भी है, यूके में भी, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इन सब में द्विसदनीय है प्रचलन। तो इधर भारत में भी द्विसदनीय रखे गए। तो एक को हमने बोला लोकसभा और एक को हमने बोला राज्यसभा। जैसे आपको पता होगा अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और एक को हम सीनेट बोलते हैं, ठीक है। उस पूरे को मिला के कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके, ऐसे यूके में राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोल रहे हैं। तो ऐसे करके वहाँ पर है, नाम अलग अलग है। तो हमारे देखो राज्यसभा यानी कि द्विसदनीय जो विधानमंडल, हमारी एक राज्यसभा हो गया और एक लोकसभा, ये 2 सदन हो गए हमारे, ठीक है। अब राज्यसभा और लोकसभा के थोड़े नाम हो गए, जैसे समझो उच्च सदन, ये उच्च सदन भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा राज्यसभा के बारे में। मतलब जैसे कि जो इंग्लैंड में जो प्रचलन चला आ रहा था ना राज्यसभा के बारे में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में, उसी की देखा दुनिया हम लोग उठा लिया, उनको उच्च सदन बोलते हैं वहाँ आप लोग। तो वहीं से हम लोग ने उच्च सदन भी कहना चालू कर दिया अपनी राज्यसभा को। हालांकि संविधान में ऐसा जिक्र नहीं है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया हो, ठीक है। आम बोलचाल भाषा में ये उच्च सदन आ गया। जैसे कि राष्ट्रपति शासन, संविधान में राष्ट्रपति शासन नहीं लिखा है, संविधान में क्या लिखा है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है ना। एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी उच्च सदन भी संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया कि राज्यसभा को उच्च सदन बोलेंगे, लेकिन हम बोलचाल में उच्च सदन बोल देते हैं। तो उच्च सदन ये हो गया। और फिर ऐसी लोकसभा को क्या बोलेंगे, निम्न सदन, ठीक है। जब इसको उच्च सदन बोलेंगे तो इसको निम्न सदन बोलेंगे। इसको द्वितीय सदन भी बोलते हैं राज्यसभा को। ये थोड़ा सा नाम थोड़ा सा ध्यान रखें ना कि कई बार ऐसा लिख के आ जाए। इसको द्वितीय सदन भी बोलेंगे और इसको बोलेंगे फिर प्रथम सदन, यानी कि जब राज्यसभा को द्वितीय बोलेंगे तो इसको प्रथम सदन बोलेंगे लोकसभा को। ऐसे ही स्थायी सदन बोलेंगे किसको, राज्यसभा को, और इसको बोलेंगे अस्थायी सदस्य, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, संघीय सदन, किसको, राज्यसभा को। इसको बोलेंगे लोकप्रिय सदन, ठीक है, यानी कि लोकसभा को। तो अब जैसे एक बोलते क्यों के, तो एक बार समझ लें। जैसे इसमें लिखा हुआ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन बोल रहे हैं, तो उच्च सदन उसको निम्न सदन बोल रहे हैं, किसको, लोकसभा को। तो उच्च सदन किस आधार पर बोल रहे हैं हम लोग, तो कुछ लोग बोल देते हैं कि इसमें राज्यसभा में ना मनोनीत सदस्य करे जाते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, आपको पता है। हालांकि मनोनीत तो लोकसभा में भी करे जाते थे, ठीक है, लेकिन वो उनमें करे जाते थे। पहली बात तो एक तो ये बात होगी, अब तो करे जाते थे, अब तो नहीं करे जाते हैं लोकसभा में। दूसरी बात, वो योग्यता के हिसाब से नहीं करे जाते थे, ठीक है। वो एंग्लो इंडियन के हिसाब से कर दिया कि एंग्लो इंडियन थे भैया, उनके हिसाब से उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो ला 2 सीट मनोनीत कर दे रहे हैं। अब वो भी संविधान संशोधन के द्वारा हटा दी गई है। और कौन सा संविधान संशोधन है वो आप लोग पता करिए, है ना, मैं बता चुका हूँ पीछे। दूसरी चीज़ ये, तो इसको उच्च सदन क्यों कह रहे हैं, योग्यता के अनुसार, क्योंकि जो 12 जो मनोनीत सदस्य इसमें आ रहे हैं वो योग्य व्यक्ति है, यानी कि वो एक विशेष अपने जो फील्ड में, यानी कि जो हमने 4 विषय कौन से बताए थे, साहित्य है ना, कला, समाज सेवा, विज्ञान। तो इन 4 क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति थोड़ा सा अग्रणी है तो योग्य है, तो उन वाले योग्य व्यक्तियों को, इसमें 12 व्यक्तियों को योग्य को हम चुन के रखते हैं। तो योग्यता के अनुसार पर, यानी कि योग्यता के आधार पर ये उच्च सदन कहला रहा है राज्यसभा।
आम बोलचाल में फिर से कह रहा हूँ उच्च सदन, ऐसा संविधान में ऐसा कोई जिक्र ठीक ठाक उसमें है नहीं, ठीक है। तो लेकिन हम बोलचाल में उच्च सदन क्यों बोल रहे हैं, तो उच्च सदन की बात है कभी कि इसको उच्च सदन क्यों कह देते हैं, उच्च सदन जबकि लोकसभा सब काम कर रहे हैं उसको निम्न सदन कह रहे हैं। तो इसको उच्च सदन क्यों कह रहे हैं, इसको उच्च सदन इसलिए कह रहे हैं राज्यसभा को क्योंकि इसमें जो 12 मनोनीत सदस्य हैं वो योग्यता के आधार पर आ रहे हैं, ठीक है। तो योग्यता के आधार पर इसको उच्च सदन कहा जा रहा है और उसको निम्न सदन कहा जा रहा है क्योंकि उसमें योग्य व्यक्ति नहीं, सिर्फ ऐसी बात है। दूसरी चीज़, द्वितीय सदन हो रहा है, तो द्वितीय सदन इसको बोल रहे हैं, अब इसको प्रथम सदन बोल रहे हैं। तो पहले नंबर पर कौन आएगा, लोकसभा, दूसरे नंबर पर कौन है, राज्यसभा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि ठीक है शक्ति के आधार पर बोल रहे हैं कि शक्ति सबसे ज़्यादा किसकी, लोकसभा की इन दोनों में, तो लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है और उनकी शक्ति कम है द्वितीय सदन की। तो ये तो हो गया योग्यता के आधार पर, जो एरो बना है इसमें आप लिख सकते हो चाहे तो ऐसे करके, जब आपने बना यहाँ लिख सकते हो योग्यता के आधार पर, ऐसे लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो शक्ति के आधार पर, ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया। अच्छा स्थायी बोलना है, इसको अस्थायी बोलना है, ये तो आप लोग पता ही होगा कि राज्यसभा है ये अस्थायी सदस्य, इसको भंग नहीं किया जाता राज्यसभा को। लोकसभा तो ये हमें पता है कि उसका एक निश्चित समय 5 वर्ष, हालांकि उससे पहले भी सरकार गिरा जाती होता ही, अब पता है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या सरकार के पास बहुमत नहीं रहा तो भी हो जाएगी, लेकिन 5 वर्ष तो निश्चित है। अगर मान लो ठीक ठाक सरकार चल रही, बहुत अच्छी सी हेल्दी सरकार चल रही है तो 5 साल बाद तो फिर से चुनाव होंगे, लोकसभा भंग होगी नहीं, लोकसभा का गठन होगा, हर बार ऐसे होता है। ये उससे पहले हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 5 साल तो तय है। राज्यसभा चली आ रही है, तब से बनी तब से चली आ रही है, वो स्थायी सदन है। तो ये स्थायी सदन बोलेंगे क्यों, इसको बोलेंगे भंग की स्थिति के आधार पर, ऐसे बोल लो, इसमें बोल दो भंग की स्थिति के आधार पर। तो ये स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है, ये हर 5 साल में होता ही हो, उससे पहले भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन 5 साल तो निश्चित इसके कर दिए गए। इसको राज्यसभा को संघीय सदन भी कह रहे हैं और इसको लोकप्रिय सदन कह रहे हैं। अब संघीय सदन क्यों कह रहे हैं, संघीय सदन इसलिए कह रहे हैं हम लोग कि ये जो राज्यों के जो प्रांत के प्रतिनिधित्व यानी कि जो आर्टिकल 80 में थोड़ी इसमें जिक्र किया गया है, तो बताया गया प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। राज्यसभा में जो सब प्रांत हैं उनका प्रतिनिधित्व हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब प्रांतों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसलिए संघीय सदन है। और संघ का मतलब मैं आपको बात किया कि संघ का मतलब प्रांतों को भी लेके चलना, फेडरल वाला स्ट्रक्चर क्या कहता है कि प्रांतों को भी संघ में लेके चलना। और ये लोकप्रिय सदन कहला रहा है क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। लोकसभा में क्या है, जो बैठ रहे हैं सदस्य वो सब जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए इसको संघीय सदन भी बोल रहे हैं राज्यसभा को और उनको लोकप्रिय सदन बोल रहे हैं। तो ये किसके आधार पर बोल सकते हैं आप लोग, ये प्रतिनिधित्व के आधार पर बांट सकते हो कि प्रतिनिधित्व के आधार पर। तो ये ध्यान रखना कि राज्यसभा हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं, हालांकि लोकसभा के नाम संग में क्लियर होगा, लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलेंगे, द्वितीय सदन भी बोल सकते हैं, स्थायी सदन भी बोल सकते हैं और संघीय सदन भी बोल सकते हैं। लेकिन वैसे आपको ज़्यादातर राज्यसभा ही मिलेगा, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा आ गया और उसका मतलब पूछ लिया जाए तो मतलब आपको पता होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। ये हो गया क्लियर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें कि अब जैसे क्या है कि जो ये लिख रखा है नीचे देखो, समान प्रतिनिधित्व सिद्धांत, ठीक है, ठीक, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का जो डॉक्ट्रिन है ये हमारे राज्यसभा में जब हम सदस्य चुनेंगे किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई, जब बात हुई थी फिर जब आर्टिकल 80 में 79 में संसद बता दी कि आर्टिकल 80 में बात किया कि राज्यसभा से कितने सदन आएंगे, राज्यसभा में एक राज्य से कितने सदन आएंगे, कि भाई ये यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों से कितने सदस्य होने चाहिए राज्यसभा में बैठने के लिए। तो ये कैसे डिसाइड हो, अब मैं अगर पहले आपको अमेरिका की तरफ ले चलूँ तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो उनके राज्यसभा का नाम है वो सीनेट नाम है, ठीक है। तो अमेरिका में जैसे कांग्रेस, अमेरिका में क्या है, अगर समझो आप जैसे ये पूरा जैसे विधानमंडल हमने बात करी, हमारे राज्य में क्या होता है, ये मार्कर दिख रहा है पता नहीं आपको, शायद मैं मार्कर चेंज करूँ तो जैसे ये, जैसे मान लो जैसे हमारे राज्य में जो विधानमंडल होता है ना, ये विधानमंडल, तो इस विधानमंडल में आपको पता है एक तो विधानसभा है, ठीक है, और राज्यसभा है, ऐसे पता है आपको। ऐसे ही अमेरिका में मान लीजिए जो कांग्रेस है, ठीक है, तो एक हो गया उसका HOR लिख दिया मैंने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये वहाँ की हो गई लोकसभा। अगर इसको हम अपने संसद में बांट लिया, संसद में क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा ऐसे कर बांट लिया हमने संसद में, तो कांग्रेस को क्या हो गया, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका की बात करें, और ये हो गया सीनेट, ठीक है। तो सीनेट ये होगी वहाँ की राज्यसभा, ठीक, अमेरिका में। अब अमेरिका में क्या है, पहले हमें ये हम लोग पता ना, यहाँ पे लिखा हुआ एक राज्य से कितने सदस्य, ठीक है, ये आप ऐसे हेडिंग बना लेंगे, उसके नीचे ऐसे बोल देंगे और 1-2 लाइन में बता दे रहा हूँ, उसकी अपनी भाषा में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि एक राज्य से कितने सदस्य आएंगे। जब ये बात हुई, इसका मुद्दा छिड़ा कि भाई एक राज्य से फिर कितने सदस्य लगने चाहिए,
तो अमेरिका वगैरह में क्या है कि भैया जो राज्यसभा में अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक राज्य से कितने सदस्य आएंगे सीनेट में। अमेरिका में कितने राज्य हैं बताएं आप लोग, 50, ठीक है, 50 राज्य। तो अमेरिका में 50 राज्य, तो 50 राज्य जो अमेरिका में है उन 50 राज्यों में सीनेट में से कैसे आएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे सीधे कह दिया कि भैया इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कि हर राज्य से इक्वल लोग आएंगे। अब वो कितने वहाँ पे तय हैं, वहाँ पे 2 तय हैं, ठीक है, कि हर राज्य से 2 सीटें इसमें होंगी, यानी कि इसमें तो आप ध्यान रखना इसमें 100 लोग हैं, ठीक है, बाकी इनके यहाँ पे 435 लोग हैं, ठीक है, इसमें जो रिप्रेजेंट टोटल इनके पास 535 है। तो 435 जैसे हमारे यहाँ लोकसभा कितने हैं 543 है बचे, इसमें 245 है राज्यसभा में, ऐसे ही उनके राज्यसभा में मतलब 100 है, मतलब सीनेट में, लेकिन उनकी राज्यसभा हमारे यहाँ सबसे राज्यसभा वाले, तो अमेरिका में राज्यसभा में यानी कि सीनेट में 100 है, और इधर लोकसभा में यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने 435 ऐसे करके हैं। तो ये जो बात है कि अब इसमें 2 ही 2 हैं, इनने कह दिया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, बाकी यहाँ पर तो अलग अलग हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। जैसे हम याद करें, अगर आपको पता होगा थोड़ा सा कि जैसे यूएसए में जो बड़े बड़े जो स्टेट हैं, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैलिफोर्निया है, तो उसके HR कैलिफोर्निया में 52 सीटें हैं। मतलब अगर कैलिफोर्निया को हम यहाँ लिखें, जैसे ये HR है, कैलिफोर्निया लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो कैलिफोर्निया के HR में यानी कि इसमें 52 सीटें हैं, 52, ठीक है, एक बड़ा राज्य है यूएसए का। तो यूएसए का बड़ा राज्य कैलिफोर्निया में 52, किसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, लेकिन सीनेट में कितने जाएंगे बताएं 2। मतलब इतना बड़ा राज्य है 52 है, और सीनेट में कितने जाएंगे 2। ऐसे टेक्सास में मान लेंगे, टेक्सास में 28 है, टेक्सास एक स्टेट है। न्यूयॉर्क उसमें 26 हैं सीटें। मतलब जैसे हमारे राज्य से अलग अलग है ना, जैसे लोकसभा की यूपी कितनी है, लोकसभा की यूपी की 80 हैं, ठीक है, ऐसे, लेकिन राज्यसभा कितनी 31 हैं। मतलब यूपी की अगर बात करें तो यूपी में लोकसभा में 80 सीटें हैं, बताइए आप लोगों को, और राज्यसभा में 31 हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे कैलिफोर्निया की 52 सीटें हैं लोकसभा में, अमेरिका की लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और सीनेट में 2 सीटें हैं। टेक्सास में इधर भी 2 रहेंगी, ध्यान रखना। न्यूयॉर्क में 26 हैं, लेकिन 2 रहेंगी। ये बड़े बड़े शहरों के मैं नाम बता रहा हूँ, राज्यों के नाम बता रहा हूँ वहाँ पे। तो ऐसे, लेकिन अब छोटे राज्यों की बात कर लो, साउथ डेकोटा, ठीक है, डेकोटा, नॉर्थ डेकोटा, ये इसमें क्या इन दोनों एक एक हैं, किसमें HR में। इसमें सोचो कि मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक एक सीट है इन लोगों के पास, लेकिन सीनेट में तब भी ये 2 लोग जाएंगे, 2 भेजेंगे। सोचो, एक है कैलिफोर्निया, यहाँ 52 सीट लेके बैठा हुआ है हाउस HR में, और उसके सीनेट में 2 जाएंगी। एक जो साउथ डेकोटा नॉर्थ डेकोटा, इनमें एक एक सीट है HR में, लेकिन ये 2 लेके बैठेंगे। ऐसे व्योमिंग एक राज्य है, तो व्योमिंग में भी 1 सीट है, ठीक। अलास्का में भी 1 सीट है, डेलवेयर है, वहाँ पे भी 1 सीट है। तो ऐसे करके इनमें 1 सीटें हैं, और लेकिन क्या सीनेट में 2 सीटें जाएंगी। इनमें 1 सीट है यहाँ पर HR में, लेकिन राज्यसभा में इनके 2 सीटें रहेंगी, जबकि ये बड़े राज्य है तब भी 2 रहेंगी। तो उन्होंने कह दिया इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप कैलिफोर्निया हो, आपके पास 52 सीटें, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 52 सीटें इसके पास है, चाहे आप अलास्का या व्योमिंग जैसे राज्य हो, उनके पास 1 सीटें, लेकिन इसमें सीनेट में सबके पास 2 होंगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ऐसे करके बात है, इन सब में इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात है, ये समझ में आ रहा है। भारत में इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी कि लिखा ना समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा भारत में ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि राज्य हमारे जो हैं, मान लो 28 राज्य अभी, तो 28 राज्यों में से हर राज्यसभा के बराबर सदस्य आएंगे। उन्होंने ऐसा मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं रखेंगे। हम क्या रखेंगे, हम राज्यों की जनसंख्या के आधार पर रखेंगे, ठीक है, यानी कि हम राज्यों की जनसंख्या के आधार पर रखेंगे। वो कैसे रखेंगे, तो उसमें ठीक सा बात है, तो उसमें निकल के आ गया कि राज्य की जनसंख्या जैसी है, यानी कि पहले हम 50 लाख तक देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले 50 लाख तक व्यक्ति को देखेंगे तो राज्य की जनसंख्या जो ऐसी है कि पहले 50 लाख व्यक्ति पे हर 10 लाख पर हम लोग क्या 1 सदस्य चुनेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि मतलब जो पहले, ये मैं एक बार चेक कर लूँ, यही लिखा है ना, हाँ ठीक है। बाकी फिर 20 लाख पे ऐसे, जैसे एक राज्य है, अगर मान ली ये राज्य है, तो इस राज्य में जनसंख्या बहुत सारी है, तो मतलब पहले 50 लाख हम चुन ले, तो पहले 50 लाख जो व्यक्ति हैं, और पहले का मतलब ये नहीं है कि पहले हम ऐसे, बस खाली 50 लाख, यानी मान लिए और 100 लाख एक जनसंख्या है, एक राज्य में 100 लाख जनसंख्या है, तो 100 लाख में से 50 लाख ये हो गए और 50 लाख ये हो गए, ठीक है। 50 की ऐसे कर लेते हैं, 20 40 90, और बल्कि ऐसे 110 कर लेते हैं, 110 लाख कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर बचेंगे 60 लाख, ऐसे मान लो। तो पहले 50 लाख, तो पहले 50 लाख में से हर 10 लाख पर एक व्यक्ति,
तो हर 10 लाख, अब इसमें सिर्फ 10 लाख कर लो, एक 10 लाख पे, फिर 10 लाख और ये 10 लाख, ये 10 लाख और ये 10 लाख, ऐसे करके 50 लाख को हमने कर लिया। ठीक है, तो इस 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य आएगा राज्यसभा में। ठीक है, एक मैं मार्कर थोड़ा चेंज करूँ, तो ये आप समझ रहे हैं, सॉरी, यानी कि ये 50 लाख जो मतलब एक राज्य में 110 लाख लोग हैं, तो 110 लाख में से 50 लाख, पहले 50 लाख पर हर 10 लाख पर, ठीक है, पहले 50 लाख पर प्रति 10 लाख पर, ठीक, एक सदस्य आएगा। इस 10 लाख पर भी एक सदस्य आएगा, इस 10 लाख पर भी एक सदस्य आएगा, और इस पर भी एक सदस्य आएगा, और इस पर भी एक सदस्य आएगा। ये बात समझे, यानी कि पहले के 50 लाख, तो उसमें 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके हमने 50 लाख कर लिया, तो इन पर एक एक सदस्य, यानी कि 50 लाख पर 5 सदस्य आ गए। अब जो बचे जो जनसंख्या उसमें फिर 20-20 लाख पर आएगा। अब 20 लाख पर एक सदस्य, 20, 40 और ये 60, तो इन पे एक एक सदस्य आएगा। ठीक है, ये बात समझे, यानी राज्य की जनसंख्या जितनी भी हो, तो आप उसमें से पहले 50 लाख निकाल लो, तो उस 50 लाख में से आप 10-10 लाख पर एक एक सदस्य दे दो, यानी 50 लाख में 5 सदस्य हो गए। उसके बाद हर 20 लाख पे एक सदस्य, फिर 20 लाख पे एक सदस्य, जैसी जनसंख्या उसके हिसाब से वो पॉइंट में आएगा। तो वो हमने पॉइंट वाला मुद्दा भी समझ लिया, लेकिन ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके यूपी कितनी बनी है, 31, ठीक है, 31 सीटें बनी है। ठीक है, ऐसे यूपी की बनी है, फिर ऐसे पश्चिम बंगाल बिहार की बनी है, अलग अलग बनी है। ऐसे करके हम लोग देखेंगे, समझ रहे क्या है। लेकिन ये चीज़ समझ में आई आपको कि राज्यों में फिर यानी कि यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व लागू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर चुनना है, तो राज्य कैसे कितने सदस्य आएंगे, ऐसे समझ लेना कि जो भी जनसंख्या है उसके पहले 50 लाख पर हर 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, यानी कि पहले 50 लाख पर 5 व्यक्ति, फिर 20-20 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो हर राज्य में जैसी जनसंख्या उसके हिसाब से आ जाएगा। ये आई होप मुझे आप लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखें कि ये चीज़ जो लिखी थी में ये समझ में आ गई होगी कि एक राज्य से कितने सदस्य आएंगे, तो उसकी जनसंख्या के आधार पर आएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या है, जनसंख्या के आधार पर आएंगे। और वो आप इसमें नीचे एग्जाम्पल में लिख लेना कि जनसंख्या के आधार पर कैसे आएंगे, कि पहले 50 लाख व्यक्तियों पर हर 10 लाख यानी प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति, ठीक, एक सदस्य, और फिर उसके बाद में हर 20 लाख पर एक सदस्य। ठीक है, और यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में लागू हो रहा था। ठीक है, उनके में क्या है, बड़ा राज्य हो छोटा राज्य हो, सीनेट में 2 ही सदस्य आएंगे। हमने देख लिया, कैलिफोर्निया का एग्जांपल देख लिया, वो बड़ा राज्य है। टेक्सास है, टेक्सास के भी देख लिया, न्यूयॉर्क के भी, ये बड़े बड़े राज्य हैं। लेकिन हमने व्योमिंग देखा, नॉर्थ डेकोटा देखा, डेलवेयर एक स्टेट है, उसमें एक एक समय सीटें हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यानी कि उनकी लोकसभा में इनकी एक एक सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा में तब भी 2-2 सीटें हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम एक व्यक्ति के पास, अगर हम उसके पूरे इनके कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस में मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 52 तो कैलिफोर्निया में, और प्लस 2 और यानी 54, यानी कि एक मैक्सिमम सीटें भी चल रही है वहाँ पर, और मिनिमम 3, क्यों, एक तो आपकी उसमें होगी, कम से कम एक तो होगी रिप्रेजेंटेटिव में, और 2 आपको सीनेट में मिलेंगे, तो 1 और 2 3 मिनिमम सीट वहाँ पे। ऐसे करके ये राष्ट्रपति के जब हम इलेक्शन पढ़ेंगे ना, भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है यूएसए में, तो उसको समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सब चीज़ें कि वहाँ पर ये सब क्या है, विनर टेक ऑल की पोजीशन क्या है वहाँ पे, कि अगर मान लो वहाँ पर कि विनर टेक ऑल का मतलब ऐसा है कि जैसे आपको यहाँ पर जैसे लोकसभा में यूपी की 80 सीटें हैं। ठीक है, तो यूपी की लोकसभा में कितनी सीटें, 80 सीटें हैं। अब मान लो 2 ही पार्टियाँ, मान लो वहाँ पर 2 पार्टियाँ मेरे लड़ती हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी लड़ती हैं वहाँ पे यूएसए में भी। ठीक, अब हमारे यहाँ पर तो बहुत सारी पार्टी, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे मान लो विनर टेक ऑल का क्या है कि हमारे यहाँ पर हमारे पे मान लो ये बीजेपी एक पार्टी है और एक कांग्रेस पार्टी, ये 2 मान लो खाली। ठीक, तो ये लड़ रही है, और यूपी की 80 सीटें हैं, ऐसे जगह जगह हर राज्य की लोकसभा की सीटें बटी हुई हैं। तो लेकिन ये 80 सीटें किसकी होंगी, अब ऐसे समझो, यानी कि यूपी में 2 ही पार्टियाँ लड़ रही हैं, तो हमने मान लिया कि बीजेपी को मिली। अब जैसे इसके आधे कितने हो गए, 40 और 40 हो गए। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को इसमें 51 के मतलब 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी मिल जाए, यानी कि 41 जिसके पास आ गया, हमने मान लिया कि बीजेपी को मिले 39 और इसको मिले 41, ठीक है, कांग्रेस को। तो अब लोकसभा की जो 80 सीटें हैं, यानी कि यहाँ से ये लड़े, अब लोकसभा में जाएंगी 80 सीटें, वो कौन विनर कौन हुआ, यूपी में विनर कौन हुआ, यूपी में विनर हो गया इनके हिसाब से कांग्रेस, क्योंकि ये कांग्रेस के पास 41 है, इसके बाद 39 है, तो बहुमत इनके पास आ गया। अब यूएस में क्या होता है
कि जो ये जो सीटें हैं अब, यानी कि टोटल जो यूपी की 80 सीटें थी, अब वो 80 सीटें टोटल सब कांग्रेस के पास आ जाएंगी। यानी कि विनर कौन बना? विनर बना था कांग्रेस। विनर टेक ऑल, विनर सारी चीज़ें ले लेगा। विनर 80 की 80 सीटें, यानी कि अब जो यूपी की जो पूरी 80 सीटें हैं लोकसभा में, अब वो किसको मिल जाएंगी? कांग्रेस को मिल जाएंगी। क्योंकि यूपी में विनर कौन बन गया? कांग्रेस। जो 39 सीटें बनी है, ये भी 39 सीटें ये ले जाएंगे, कांग्रेस वहाँ पे जाके लोकसभा में रख देंगे। यानी कि ये बताना चाह रहा हूँ कि यूएसए में अगर एक राज्य में जो दो पार्टियाँ लड़ती है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, तो यूएसए में कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में वैसे 52 सीटें हैं, तो कैलिफोर्निया में 52 सीटें हैं, तो 52 सीटें में 52 का करेंगे तो 25 और 26 हो गया, यानी कि 26 ये और 26 ये। तो 26 में से मान लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक ने लिया 27 लिया है और एक ले आया कितने? 25 लेके आया। ठीक, तो यानी कि जो 27 लेके आया वो पूरे के पूरे 52 सीटें ले जाएगा जाके, और कांग्रेस में जाकर रख देगा वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उसकी पूरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसकी पूरी 52 सीटें हो जाएंगी। यानी कि जो एक राज्य में विनर रहा वो टेक ऑल कर लेगा। ये विनर टेक ऑल का मुद्दा चलता है वहाँ पे, बहुत अच्छा सा एक हिसाब से, मतलब इंटरेस्टिंग है। अच्छा क्या कह सकते हैं, हमारे अच्छा होता तो हमारे यहाँ भी लगा लेते। इंटरेस्टिंग मुद्दा है। अगर अभी आपको परेशान करे तो हम लोग अभी चुनाव पढ़ेंगे राष्ट्रपति का, तो अच्छे सब चीज़ें क्लियर कर लेंगे। राज्यों के नाम भी आपको कुछ एक दो याद हो जाएंगे कि अच्छे अच्छे राज्यों के नाम। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो ऐसे सिस्टम है, हमने ये इसलिए बता भी रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने सब संविधान को जो बनाया, अपने संविधान निर्माता ने हमारे, वो सब संविधानों को ठीक से देख से उनकी जो अच्छी चीज़ है वो हमने बहुत अच्छे से उठाना चाहिए, और जो उनकी ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग उसको भी हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके उठा लिया। तो हमने ऐसे करके क्या, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया आपके 2 सदन होंगे वहाँ पे, तो हमने भी 2 सदन बना लिए। लेकिन अब सदनों में, हमारे राज्यसभा में सदन में जब सदस्य की बात आएगी तो हम कह देंगे कि भाई सदस्य हमारे जनसंख्या के आधार पर होंगे, ना कि बराबर। आपने तो बराबर कर दिया। आपका बड़ा स्टेट कैलिफोर्निया, तब भी आपके दो सदस्य जाएंगे। सबसे छोटा डेलवेयर है, अलास्का, इनमें सब में एक है, लेकिन लोकसभा में जैसे, यानी कि उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनके लोकसभा में एक है, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे 2 सीटें दे दी उनको राज्यसभा में। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमारी भैया गोवा में, हम गोवा में अगर गोवा में कम जनसंख्या है तो हम उसको राज्यसभा में 1 सीट देंगे। हम सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे इनमें जो राज्य हैं, हम इनमें राज्यसभा में 1 सीट देंगे। भाई हम यूपी में 31 सीटें दे देंगे राज्यसभा में। सोचो, यूपी में लिखा है 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल बिहार में 16 सीटें हैं। ठीक है, तो और राजस्थान में 11, राजस्थान में शायद आई थिंक 11 है ना मेरे ख्याल से, राजस्थान में 10 हैं, राजस्थान में 10, राजस्थान की सीटें 10 हैं। तो ऐसे करके, तो ये हमने बाकी उसमें आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, इनमें 11 सीटें हैं। तो इनमें हम लोग 11, किसी में 18, किसी में 17, 31 हैं, और वहाँ कहीं सिक्किम में, और ये त्रिपुरा, मिजोरम में, नागालैंड में, इनमें सब में 1 सीट है। तो हमने तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाली बात ही ख़त्म कर दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें उठानी होंगी वहाँ उठाई हमने, हमारे संविधान निर्माता ने, और जो चीज़ें मॉडिफाई करनी थी वो चीज़ें मॉडिफाई करके डाली। ये चीज़ आपको कोर में समझना है। बाकी तो कुछ लिखा हुआ तो फटफट पढ़ के चले जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। जब ये चीज़ें अच्छे से समझोगे तो और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो अब आपको समझ में आ जाओगे कि समान प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है। अब ये बात करते हैं कि यूटीज़ का रिप्रेजेंटेशन, यूटीज़ मतलब जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्या राज्यसभा में है? तो राज्यसभा में शुरुआत में नहीं डाला, क्योंकि राज्यसभा में जो प्रांत के हैं वो प्रांत का प्रतिनिधित्व करेगा। संघ तो भाई जो यूटीज़ है वो तो संघ के अंदर में है, केंद्र के अंदर में। तो ये केंद्र का प्रतिनिधित्व क्यों आएगा भैया राज्यसभा में? राज्यसभा में तो राज्यों का प्रतिनिधित्व आना चाहिए, प्रांतों का प्रतिनिधित्व आना चाहिए, तो इसलिए यूटीज़ का मना करा गया था। लेकिन फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। तो 7वें संविधान संशोधन में ये कह दिया कि ठीक है, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केंद्र चला रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ केंद्र ऐसे, मतलब सरकार ऐसी कोई नीति बना रही है, सरकार कोई ऐसी नीति बनाएगी तो सरकार चाहे तो उसमें नियम डाल के ऐसा कर सकती है कि भैया जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। तो फिर केंद्र सरकार ने ऐसा कर लिया, संविधान संशोधन में ऐसा बात हो गई। तो फिर ये बात निकल के आ गई। तो फिर बाद में हो गया कि दिल्ली को 3 सीटें दी जाएंगी राज्यसभा में। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो बात है कि ये वो हैं, यहाँ पे विधानसभा भी चल रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सीएम भी नियुक्त होते हैं, दिल्ली में, पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे सीएम के मतलब चुनाव होते हैं, यानी कि विधानसभा यहाँ पर है। ठीक, तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा दिल्ली को 3 सीटें दे दो, दिल्ली को, जम्मू कश्मीर को 4 दे दो, पुडुचेरी, यानी कि ये पुडु लिखा है, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी को कितनी दे दी जाए? 1 दे दी जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये बात करेंगे तो उन्होंने ठीक अब दे दिया। अब राज्यसभा में यानी कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व तो है, संघ में केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व है थोड़ा सा। ठीक है, बल्कि राज्यसभा को जिसको हम संघीय सदन बोल रहे हैं, संघीय सदन किस आधार पर बोल रहे हैं? संघीय सदन इस आधार पर तो बोल रहे हैं कि प्रांतियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो प्रांतों का जब प्रतिनिधित्व कर रहा है तो फिर यहाँ पे यूटी का प्रतिनिधित्व, यूटी क्यों आने चाहिए? लेकिन अब यूटी डाल दी गई। ठीक है,
तो यूटी प्रांत तो नहीं है, लेकिन प्रांत का मतलब एक एरिया के बात करी गई थी, तो अब लेकिन केंद्र के अंडर में तो क्या, लेकिन केंद्र के अंडर से ये 3 हटा के समझो ये राज्यसभा में हो गई, तो राज्य की बात हो रही है लेकिन इसमें यूटीज़ भी हैं। ठीक, अब ये फिर स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, इसको एक बार समझ लेते हैं ठीक से। तो अब देखो क्या है, राज्यसभा में टोटल जो सैंक्शन सीट है इस टाइम 250, यानी कि 250 आपके पास कुर्सियाँ पड़ी हैं, 250 लोग बैठा सकते हो आप अभी राज्यसभा में, 250 लोग बैठा दो, लेकिन हमने बैठा ले नहीं, हमने बैठा ले कितने हैं 245, 5 सीटें भी खाली छोड़ दी। ठीक, मतलब एक होता है कि हम आगे बढ़ा लें, हम भैया 245 हमारे 250 सीटें फुल चल रही हैं, हम सोच रहे हैं कि राज्यसभा में और सदस्य ले आएँ, तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा और सीटें बढ़ा लें। अभी संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा, अभी हमारे पास 5 सीटें यानी 245 हैं और 5 सीटें खाली चल रही हैं। अभी हम 5 सदस्य राज्यसभा में और लगा दे सकते हैं। ठीक है, 5 सदस्य आने के बाद जब 250 पूरी फुल हो जाएंगी, उसके बाद हमें बढ़ानी है, अगर 260 करनी है, 255 करनी है, 270 करनी है, अगर ऐसे करनी है तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में संशोधन करवाएंगे, फिर हम कहेंगे कि 250 से राज्यसभा की सीटें बढ़ाते हुए 260 सैंक्शन कर दी जाती है, अब 260 सदस्य आ सकते हैं। तो अभी संविधान में मतलब बस कुछ लिख दिया गया कि राज्यसभा में 250 सीटें सैंक्शन हैं, यानी कि संविधान है, ये लिखा संविधान में अधिकतम सीटें राज्यसभा की 250 हैं, लेकिन हम अभी तक कितनी वर्तमान में कितनी भर पाए, 245। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये 245 राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन अधिकतम सीटें संविधान में 250 ही निर्धारित कर दी हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना इस चीज़ को, यानी 543 लोकसभा में है, लेकिन यहाँ पर क्या है 245 ध्यान रखें, लेकिन 250 अधिकतम हो सकती है, यानी कि हम 5 और बढ़ा सकते हैं। अभी खाली रखी है कुर्सी हमारे पास, हमें और कुर्सी नहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं कि हम नई खरीद के लेके आने को बोला संविधान संशोधन। ठीक, तो 250 हमारे पास हम भर सकते हैं, लेकिन हमने भरी कितनी अभी 245 भरी है वर्तमान में, यानी कि संविधान में कितनी अधिक लिखे हुए 250 और संसद में अभी कितनी चल रही वर्तमान में 245। ठीक, आप समझो जब संविधान में क्या कह दिया गया था कि जो 250 हैं उसमें से निर्वाचित, ये नहीं लिखा निर्वाचित, ये लिखा है मनोनीत, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ भी रहा हूँ छोटा छोटा, और वरना जूम ऐसे कर लेंगे तो दिख भी जाएगा, ये नी और मनो, तो निर्वाचित मनोनीत। तो उन्होंने कहा कि 250 जो सीटें हम जो दे रहे हैं कि 250 सीटें लो ले लो, उसमें बैठा लो लोगों को, उसमें से निर्वाचित लोग 238 लोग होने चाहिए, 12 लोग मनोनीत होने चाहिए। जो मनोनीत की बात कर सके, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, ये 4 क्षेत्र हैं, इन 4 क्षेत्रों से व्यक्ति को मनोनीत करा जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको पता है, राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने पढ़ लिया है। तो 12 जो सदस्य हैं और बाकी 238 बचे, तो 238 का निर्वाचन करो, और निर्वाचन कैसे, अप्रत्यक्ष, हम पढ़ चुके राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जैसे होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का, फिर वैसे ही राज्यसभा का, और वैसे ही विधान परिषदों का। राज्य की हम विधान परिषदों की बात करें, इन चारों का हमने देखा था कि क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, और फिर वही वाले एकल संक्रमण ये पद्धति इसमें भी लागू होगी। तो 12 इनका संविधान ने कहा कि 12 लोग मनोनीत और 238 लोग निर्वाचित। तो ये संविधान की बात थी। अब हम आ जाते हैं संसद अभी वर्तमान में क्या चला है, तो वर्तमान में इनने कहा 250, हमने कह दी 245। अब इनने 245 में इनने कहा निर्वाचित बांटो, मनोनीत बांटो, तो मनोनीत तो 12 ही रहेंगे भैया, जिनने 12 बात करी वो हमने 12 कर दी। उसके बाद अब 12 जब 233 से कम कर दो, 38 से कम कर दो, जो 5 हमारी खाली सीटें चल रही, ये 5 यहाँ पे खाली कर दी, कि यहाँ पे 238 थी, यहाँ पे 5 खाली हुई हैं। ठीक, तो वो 5 हम यहाँ पे खाली नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ खाली कर 233 सीटें हैं, तो 233 सीटें भी हम 5 यहाँ पे डाल सकते हैं निर्वाचित में। और अब उसमें से भी बांट लें, 233 सीटों पे निर्वाचित चुनाव हो रहा है, तो चुनाव हो रहा है तो 233 में राज्य के पास कितनी है, वैसे तो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यूटी की बात ही नहीं थी, लेकिन हमने 3 बाद में जोड़ लिए, तो इसलिए हमें सीटें भी इसमें बांटनी पड़ेंगी। तो 233 से थोड़ी जो 8 सीटें हैं, 3, 4, 7 और 1, 8 सीटें हमें और देनी पड़ेंगी भैया। तो 233 में से 8 और कम कर लो, अब बची 225। तो 225 सीटें राज्यों के प्रतिनिधित्व से हैं, यानी कि अगर पूछा जाए राज्यसभा में राज्य से पहले, ठीक है, अब वहाँ पे यूटी जोड़ देंगे तो अलग बात है, लेकिन राज्यसभा में राज्य से टोटल कितनी सीटें हैं, तो आप बोलेंगे क्या 225। ठीक, क्योंकि राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। या राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें तो आप बोलोगे 245, जिनमें से ऐसे बात होगा कि मनोनीत हैं 233, निर्वाचित हैं। या ऐसे पूछे राज्यसभा में निर्वाचित सीटें कितनी हैं, तो आप बोलोगे 233। अब क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा में राज्यों से निर्वाचित कितनी सीटें हैं, तो 225। ये राज्य नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो राज्यसभा में निर्वाचित कितनी है, 233। राज्यसभा में राज्य से कितनी निर्वाचित है, 225। ठीक, ये क्वेश्चन और इसकी लैंग्वेज समझते रहना, ऐसे आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना। और राज्यसभा में टोटल कितनी है, तो 245। राज्यसभा में अधिकतम कितनी है, 250। कुल कितनी है, 245, अधिकतम कितनी है, 250। कुल, अधिकतम,
निर्वाचित, राज्यों से निर्वाचित, ये चीज़ें समझते रहना, इसका ध्यान रखना। तो राज्य से उन्होंने कह दी कि 225 आएंगे और यूटी से 8 ले लेना, और यूटी से दिल्ली से जैसे 3 ले लेना, पुडुचेरी से 1 ले लें और जम्मू कश्मीर से 4 ले लें। ठीक, अब जो 225 है इसमें बटा हुआ है, यूपी में 31 है, महाराष्ट्र 19 है, तमिलनाडु में 18 है, ठीक है, पश्चिम बंगाल बिहार में 16 है, ऐसे करके, और बाकी मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और इसमें कितनी 11 है, बाकी राजस्थान में 10 है, ऐसे करके बटी हुई है सब में। फिर सिक्किम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, नागालैंड में, इनमें एक एक है। तो ऐसे कर लिखना चाहो तो लिख सकते हो याद करने के हिसाब से, वरना आप जिस राज्य के हो तो उस राज्य का आपको ध्यान रख लेना कि हमारे राज्य में कितनी, जैसे यूपी का एकदम 31 है, ठीक है, और उस महाराष्ट्र 19 से 18 है, ऐसे करके याद कर लेना। तो ये सीटें हैं, बाकी दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर की ये सीटें हैं। ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, ठीक है। अब निर्वाचन पे आ जाते हैं कि ये कह रहे हैं निर्वाचन की बात, कि जो चुनाव हो रहा है, निर्वाचन का मतलब चुनाव यानी कि इलेक्शन, तो चुनाव हो रहा है कि उसमें क्या बात है, तो चुनाव की बात होगी तो ध्यान रखना कि जो RPA मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये दो हैं, RPA 1950 और RPA 1951, ठीक। जो मतलब लोक प्रतिनिधित्व के बारे में, जो जन नेताओं के बारे में, वो RPA 1951 बात करता है उसमें, और बाकी जो वोटर्स वगैरह हैं, मतदाता है वगैरह, वो RPA 1950, ऐसे एक मोटा खाका बांटना, तो ऐसे करके मोटा एक अंतर देख सकते हैं। तो ये बनने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स में यही सब जो चुनाव प्रक्रिया, ये सब चीज़ें लिखी है, नेताओं के बारे में, कौन क्या है, किसका कैंडिडेट है। 2 साल के बाद जैसे हमने राहुल गांधी वाला केस सुना होगा आपने, कि कोई सज़ा मिल जाती है 2 साल की, उसके बाद उनका जो सदस्यता है संसद की वो समाप्त कर दी जाती है। तो वो सब चीज़ें सब इनमें, इन वाले एक्ट में लिखी है, RPA 1951 में, ठीक है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है ये, इस हिंदी में क्या बोलेंगे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। तो ये इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन, RPA ऐसे बहुत फॉर्म में चलता है तो मैंने लिख दिया, बाकी हिंदी में क्या बोलेंगे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक, 1951। तो उसमें उस RPA 1951 में क्या लिखा है कि जो चुनाव होगा राज्यसभा के सदस्य होगा, वो क्या होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से होगा। वही सब बातें हैं राष्ट्रपति वाली, ठीक है, ध्यान रखना। 4 चुनाव कौन कौन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद, इन चारों के चुनाव कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष, यानी कि इसमें लिखना चाहो तो अप्रत्यक्ष चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति, ये एकल संक्रमणीय पद्धति ये मत के आधार पर हम देख चुके हैं। एकल संक्रमणीय वो वोटिंग सिस्टम देखा था राष्ट्रपति कैसे, यानी कि प्रेफरेंस देना पड़ेगा, पहले नंबर पे इन्हें चुनना चाहेंगे, दूसरे नंबर पे ऐसे करके एकल संक्रमणीय वाली बात होती। जैसे हमने लिस्ट सिस्टम, हेयर सिस्टम ने राष्ट्रपति वाले ने ठीक से अच्छे से समझा था, बहुत डिटेल में समझा था, और ऐसा कहीं और मिलेगा भी नहीं आपको शायद, ठीक से। जो मतलब पॉलिटी के पढ़ने के दौरान, वैसे तो अलग से सर्च मारोगे तो मिल जाएगा, लेकिन पॉलिटी का टॉपिक पढ़ रहा हो उसमें थॉरली इसमें मिले तो ऐसे शायद मिले। तो ये चीज़ ऐसे करके हमें वही जो उसमें राष्ट्रपति में था वही राज्यसभा में ध्यान रखना है। तो वैसे ही सब कुछ है, बस RPA 1951 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक हेडिंग बनेगी आपकी, क्या, जो निवास और खुला मतदान मतलब ओपन वोटिंग, ठीक है। तो ये इस पर थोड़ा सा बहस चल रही थी बीच में, तो ओपन बैलेट सिस्टम वाली, इसमें बीच में हल्की बहस हुई, तो बस खाली एक मुद्दा समझ लो, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं बनने वाला, लेकिन समझ ले है क्या। जैसे ऐसी बात हुई थी कि शुरुआत में जब हुआ था कि राज्यसभा का कोई सदस्य होगा, उसे राज्यसभा का ही उसी राज्य का, मतलब जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करने आए हो, जिस राज्य से आप आए हो सीट में, आपको उस राज्य का निवासी होना चाहिए। ये शुरुआत में बात कही गई थी ऐसे करके, यानी कि जो RPA एक्ट था, RPA 1951, इसमें ऐसा कहा गया था कि जो राज्यसभा का जो सदस्य है वो जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करने आया है इसमें, उसे उस राज्य का निवासी होना चाहिए, यानी कि उस राज्य में उसकी मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो ये बात कही थी। एक हिसाब से बात तो ठीक है, क्योंकि भैया आप राज्य, ये जो हम लोग बोल रहे हैं इसको संघीय सदन बोल रहे हैं ना इसको, कि संघीय सदन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जब सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने आया है तो वो उस राज्य से आया है, जिस राज्य से, तो उस राज्य का नागरिक तो होना चाहिए, निवासी तो होना चाहिए उस राज्य का। तो ये बात तो एक हिसाब से ही है, लेकिन फिर बहस चली बाद में कि किसी को भी कर दिया जाए तो कहीं से भी कर, तो बाद में संशोधन कर दिया गया। तो ध्यान रखना 2003 में, बस ये अगर बात करें तो कब संशोधन करके डाला गया, 2003 में संशोधन कराया गया था। किसमें, RPA 1951 वाला एक्ट है, तो इस वाले एक्ट में 2003 में आके एक संशोधन करा गया, और संशोधन में कह दिया गया कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे राज्य का निवासी हो तो वो किसी दूसरे राज्य को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यानी कि अब क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं बन सकता कि हाँ, कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो राज्य को प्रतिनिधित्व करता है,
तो वो जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है उसे उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं अब नहीं है, पहले था, अब नहीं है, 2003 में संशोधन हो गया कि अब जरूरी नहीं कि वो उस राज्य का निवासी हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? मुझे अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी इन लोगों से मैं पूछता ही रहता हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये सेंटेंस ही समझ में आई कि हाँ, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि राज्यसभा का जो राज्यसभा का हम जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जो सदस्य जिस राज्य से राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसे उस राज्य का निवासी होना चाहिए या नहीं, ऐसे करके पूछ लें। तो आपको बताना कि भैया अब नहीं है, पहले होना चाहिए था, अब नहीं है, अब नहीं हो सकता। और खुला मतदान वाली ये बात है कि जब सदस्य की वोटिंग वगैरह हो रही तो पहले ऐसे हो जाता था कि गुप्त मतदान होता था पहले। अब गुप्त मतदान पता ही नहीं चलता था किसने किसको दिया है नहीं दिया है। अब उन्होंने कह दिया गुप्त मतदान नहीं, तो इसमें लिखा था पहले गुप्त मतदान होगा, लेकिन अब उन्होंने 2003 में जब संशोधन ये वाला करा, निवास वाला संशोधन करा, तो उन्होंने खुला मतदान नहीं कर दिया, उन्होंने कि अब खुला मतदान होगा, उन्हें ओपन बैलेट सिस्टम होगा, खुले पता चलेगा कौन किसे वोट दे रहा है। ठीक, पहले गुप्त मतदान हुआ करता था। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति में भी गुप्त मतदान है। राष्ट्रपति चुनाव में ये अंतर रख लेना, उसमें राष्ट्रपति वाले में गुप्त मतदान होता है, उसमें नहीं पता चल रहा है आप किस पे नंबर डाल रहे हैं, 1 2 3 किस पे डाल रहे हैं, किस पे नहीं डाल रहे हैं, वो गुप्त मतदान ही है। लेकिन यहाँ पर गुप्त मतदान नहीं रहा क्योंकि 2003 में संशोधन कर दिया गया। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पीछे से कनेक्ट लेके चल रहे हो, क्योंकि एक टॉपिक को एक साथ ही नहीं पढ़ना है, आगे पीछे जहाँ कनेक्शन मिले हमें वहाँ तुरंत ही कनेक्शन उसको जोड़ना है, तभी हम ऐसे करके बंधी हुई पढ़ाई कर पाएंगे, बंधी हुई हम समझ पाएंगे चीज़ें। तो इसको तुरंत पीछे समझ। अब यहाँ गुप्त मतदान की बात हटा दी, पहले था 2003 में संशोधन कर दिया, हटा दिया, वहाँ पे नहीं है राष्ट्रपति वाले में। ठीक है, निवास वाली बात हो गई, तो निवास वाली बात ध्यान रखना, सेंटेंस बन सकता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है ऐसे करके। राज्यसभा में राज्य से निर्वाचित कितने हैं, राज्यसभा में निर्वाचित कितने हैं, राज्यसभा में निर्वाचित कितने हैं और राज्यों से निर्वाचित कितने हैं, अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। भाषा पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, शब्दों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, निवास वाला, खुला मतदान वाला। ठीक है, अब एक आ जाते हैं कि सदस्य बनने की शर्तें, कि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, अगर आपको चेक करना कि आप बन सकते हो या मैं बन सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ, आप बैठे और चेक करें कि हम क्या बन सकते हैं, राज्यसभा में सदस्य जा सकते हैं। तो देखो क्या क्या बनने की शर्तें हैं, अगर हो तो ट्राई करके देख लें एक बार आप लोग भी। भारत का नागरिक सब लोग होंगे हम लोग, ठीक है, जो लोग देख रहे होंगे। इतनी तो मेरी वीडियो पॉपुलर नहीं है अभी कि सब लोग कोई बाहर का देख रहे हो, तो भारत के नागरिक होंगे, तो आप सब लोग देखें भारत का नागरिक हो गया। ठीक, 35 वर्ष की आयु पूरी, मैं तो नहीं कर चुका हूँ अभी, तो आप लोग ट्राई एक बार देखें। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, यानी कि कम से कम उसकी 35 वर्ष होने चाहिए। लोकसभा में इससे कम है, अब लोकसभा में कितनी है वो लोग आप बताएं मुझे, अगर बता पाएँ तो मतलब थोड़ा हाथ को कष्ट दे, कमेंट सेक्शन में बताएं कि लोकसभा में आयु कितनी है। राज्यसभा में 35 वर्ष, वो 35 वर्ष तो पहले पूरी कर जाओ, 35 वर्ष का होने चाहिए। लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करता हो। ठीक है, 56 पद उसमें अपवाद हैं, वो संघ का मंत्री, राज्य का मंत्री, ये सब पद हैं जो मंत्रियों के, उनमें से अपवाद पद डाल दिए, तो 56 पद अपवाद है जो हम पीछे पढ़ते आ चुके हैं बार बार कि 56 पद अपवाद है कौन कौन से ऐसे करके। तो लाभ का पद धारण नहीं करता वो व्यक्ति, 56 पद छोड़ दिए, अगर वो 56 पद आ रहे हैं तो उसको छोड़ दिया जाएगा, बाकी वो व्यक्ति धारण नहीं करता हो। उसके बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए, वही बात है, क्योंकि राज्यसभा में जा रहे हो आप, तो आपको मतलब आप राज्यसभा में किस सदस्य को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए एक मतलब शर्त ये भी डाल दी है कि अर्हता ये भी डाल दी कि आपको ये भी पूरी करनी चाहिए कि राज्य की मतदाता सूची में, किसी भी राज्य की मतदाता सूची में, अब पहले क्या था, उस राज्य की मतदाता सूची में, जिस राज्य से आप प्रतिनिधित्व करने जा रहे हो तो उस राज्य में होना चाहिए। लेकिन आप कह दिए आप किसी भी राज्य से मतदाता सूची में, लेकिन मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होगा, बाकी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हो, मतलब एक अर्हता पूरी कर ली। तो ये पूरी करने के बाद एक अर्हता आपको ये भी पूरी करनी पड़ेगी। इनमें से कोई एक भी नहीं हुई तो कैंसिल मामला, ये सब होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भारत का नागरिक नहीं हो सब कुछ हो, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। उसके बाद में सुनो, पागल व दिवालिया ना हो, यानी कि वो व्यक्ति मानसिक तौर पर पागल ना हो, तो भाई पागल व्यक्ति तो पहले तो क्यों जाएगा, ठीक है, ये तो बनता ही सेंस। दूसरी बात दिवालिया ना हो, दिवालिया का मतलब समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप लोग, अगर नहीं भी समझ रहे तो एक बार मैं बताता हूँ, जो व्यक्ति नहीं समझ रहा बाकी समझ रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है। दिवालिया का मतलब मोटा मोटा इतना समझ लो, जिसकी जो एसेट है, संपत्ति है, ठीक है, वो क्या हो, देखो दो चीज़ होती हैं, एक संपत्ति यानी कि आपकी एसेट, और एक होती देयता यानी कि आपकी लाइबिलिटीज़। तो देयता आपकी ज़्यादा हो, ये ज़्यादा मैंने कर दिया, और संपत्ति आपकी कम हो,
यानी कि संपत्ति हमारी कम बची है, एसेट्स हमारी अचल संपत्ति जितनी जो हमारी है वो हमारी संपत्ति है कम, किसके मुताबिक कम, देयता की लायबिलिटीज हमें देने हैं। यानी कि हमारे पास टोटल संपत्ति मान ली हमने कितनी है, 10 करोड़ रुपये हमने मान ली, ठीक है। इतनी मेरे पास तो नहीं भैया, आप लोगों के पास चलो, मेरे पास तो इतनी नहीं, लेकिन मान लिया हमने अचल संपत्ति किसी 10 करोड़ कम कर लेना, 10 करोड़ से इससे कम कर लो, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से रख लेते हैं, 5 लाख के आसपास मान लो, ठीक है। 5 लाख हमारी संपत्ति है टोटल, ठीक, ऐसा मान लिया। अभी मुझे नहीं पता है नहीं है, लेकिन 5 लाख हमने मान लिया, 5 लाख संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है, ठीक। ये हम पे टोटल चल जितनी हमारे कहीं हमारी घर है, हमारी गाड़ी मिला लो, हमारे कंप्यूटर हमारे दीवारें वाले मिला लो, मोबाइल मिला लो, सब टोटल मिला के हमारी चल संपत्ति हम पे 5 लाख रुपए इतने निकल जाएंगे। तो ये हमारी संपत्ति है, लेकिन हमने कहीं से लोन ले लिया, एजुकेशन लोन ले लिया, जैसे स्टूडेंट बहुत लेते हैं, एजुकेशन लोन ले लिया, और कोई लोन ले लिया, घर के ऊपर लोन ले लिया, तो हमारी देयता बनेगी कि देयता हमें देने ही वापस है, तो वो हमारे पास 10 लाख बन रहे हैं, तो 10 लाख की देयता बन रही है, हमारी लायबिलिटी बन रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 10 लाख लेने आ जाएंगे लोग हमसे, तब भी हमारे पास टोटल मिला के तो 5 लाख रुपए है। घर ले लो, हमारा मोबाइल फ़ोन ले लो, मोबाइल सबके पास मोबाइल है, किताब है, बेच लो, सब बेच लो, कपड़े लेते बेच लो, चल संपत्ति मतलब सब कुछ जो तुम्हारे पास है, सब कुछ कपड़े लेते सब कुछ, ये मोबाइल वगैरह, टीवी पंखा सब बेच के टोटल आपके पास 5 लाख रुपए निकल रहे हैं, और देने आपको 10 लाख रुपए हैं। तो देने के जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति दिवालिया कहलाएगा। यानी अगर मैं ऐसा हूँ 5 लाख मेरे पास टोटल बन रहे हैं और मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए, हमें कुल मिला के जैसे बैंक वोंक सब कुछ जेम वोम खगाड़ के सब मेरे पास 5 लाख रुपए तो बचे, तो 5 लाख तो फिर भी बचे देने लायक, तो मैं कहलाऊँगा दिवालिया, ठीक है, दिवालिया, बैंकक्रप्ट इसे इंग्लिश में बोलते हैं, बैंकक्रप्ट। तो क्या है, 5 लाख संपत्ति, यानी कि जिस व्यक्ति की देयता ज़्यादा हो उसकी संपत्ति से, ठीक है, यानी कि संपत्ति आपके पास थोड़ी है और देयता आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आपको बोला जाएगा दिवालिया। जैसे विजय माल्या के साथ में केस हुआ, ठीक है, उन्होंने बाद में वही सब कंपनी बनाते हैं, लोन तो सब लोग लेते हैं, बड़े बड़े लोग, बहुत सारे अमीर लोग हैं, सबके ऊपर लोन चल रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसे लोन चल रहे हैं कि वो अपने भैया चल से निपटा लेंगे। जैसे मान लो 2 लाख रुपये का लोन होगा, 2 लाख या 1 लाख रुपये का लोन मान लो, तो 1 लाख रुपये का लोन मान लो कि देने पे बात आएगी, तो इसमें 5 लाख में से कहीं तक कुछ भी बेच बाच के दे दिया। अगर बहुत ज़्यादा उसकी लिमिट पूरी निकल जाएगी कि भाई अब तो पानी ऊपर चढ़ा गया, आपको देना ही पड़ेगा, तो दे दिया जाएगा, दिवालिया नहीं कहलाएंगे हम। 2 लाख तक भी नहीं कहलाएंगे, मान लीजिए 2 लाख हमें देना मुश्किल पड़ा, लेकिन हम कहलाएंगे दिवालिया। 3 लाख पे भी नहीं कहलाएंगे, जब तक 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, 5 लाख 1 रुपये मान लो, तब उसे हम कहलाएंगे। अब 5 लाख 1 रुपये ही नहीं, हालांकि 1 रुपये जुटाना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। तो दिवालिया कौन व्यक्ति कहलाएगा, जिसकी देयता ज़्यादा हो उसकी संपत्ति से, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देयता का मतलब लायबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, संपत्ति को एसेट बोलते हैं, दिवालिया को बैंकक्रप्ट बोलते हैं, ठीक, अंग्रेजी में समझते चलो। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, यानी कि पागल ना हो, दिवालिया ना हो। पागल तो पता ही है आपको, पागल कौन व्यक्ति होगा, जो ये कहेगा कि मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है, हालांकि मैं भी कहूँगा मैं पागल नहीं हूँ, सब लोग कहेंगे पागल नहीं हूँ, हालांकि पागल के वो उसमें अलग उनके मानदंड होते हैं कि कौन व्यक्ति पागल है, कौन व्यक्ति पागल नहीं है, वो वहाँ पे चेकिंग कर होती है। तो पागल ना हो। अब पागल का मतलब ऐसे होता है ना, पागल के साथ ये बड़ा केस होता है कि हर व्यक्ति कहते हैं मैं पागल नहीं हूँ, तो वो कहता है ये पागल है तो चुनाव नहीं लड़ने दिया, ऐसे नहीं, ठीक से रिपोर्ट होगी आपकी और रिपोर्ट के यहाँ पे उसमें मेडिकल रिपोर्ट बताएगी कि हाँ ये व्यक्ति मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो इस व्यक्ति को फिर सदस्य नहीं बनाया जाएगा, और वहाँ पे रिपोर्ट में होके आएगा कि हाँ मानसिक तौर पर स्वस्थ है। कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं ठीक से, जिससे यहाँ पता चलता है कि दिमागी हालत इसकी चल रही ठीक ठाक, तो फिर उसमें रिपोर्ट में आ जाता है और उसके बाद में उसे ओके कर दिया जाता है। तो ये करके पागल नहीं कहलाया जाता। बनना तो व्यक्ति सब बना करते हैं, पागल भी कहेगा मैं पागल नहीं हूँ, ऐसे पूछ के थोड़ा कह देगा पागल हो, कहेगा नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मुझे ओके कर दो, ठीक है, तो इसलिए नहीं। तो ये चीज़ भी आप पागल भी नहीं होनी चाहिए, यानी ठीक से मेडिकल वाला मामला। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये वाला समझ लो, और ये तो आप पहले ये वाला देख लो कि यार हम रोक के देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं कि पागल ना हो, दिवालिया ना हो। दूसरा चीज़ क्या, अस्पृश्यता के अपराध में दोषी, जो हमने देखा था अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। अभी बताओ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में, आप लोग सब लोग, अनटचेबिलिटी, ठीक, आर्टिकल 17, ठीक, आर्टिकल 17, तो अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी है। तो अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के अपराध में दोषी जो व्यक्ति है उसको आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता वो व्यक्ति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसको अस्पृश्यता के चुनाव में उसको दोषी ठहरा मतलब दोषी करार दे दिया गया है, तो वो आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। यानी कि किसका, राज्यसभा का, कि भाई अब तो मतलब अब आजीवन का राज्यसभा का क्या, वो लोकसभा का भी नहीं कर सकता। ऐसे करके बातें यहाँ पर लिखा कि संसद, ये जो मैंने लिखी है अमूमन इसमें से लगभग वही बातें, 1-2 छोड़ दें, 35 वर्ष है, 1-2 चीज़ और छोड़ दें, तो ये कहलाएगी संसद में, यानी संसद का सदस्य आपको बनना है, यानी कि राज्यसभा के बाद राज्यसभा में
35 वर्ष है। लोकसभा में आप बताएंगे कितनी आयु है, तो वो आयु थोड़ी बहुत चेंज करके बाकी ये संसद के सदस्य बनने की है, तो आप अस्पृश्यता वाला संसद के सदस्य उसमें भी डाल सकते हैं लोकसभा में। अब लोकसभा में पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिख लेंगे ये सब चीज़ें। तो ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को अस्पृश्यता के हिसाब से सज़ा मिल गई कि यह अस्पृश्यता का अपराधी है, तो वो आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, अब समझते हैं ये वाला कि अगर कोई व्यक्ति है उसको मतलब 2 वर्ष या उससे अधिक 2 वर्ष हो जाने पूरी, ध्यान रखना, तो 2 वर्ष पूरे हो ही हों, उसके बाद अधिक कितनी भी हो, 3 हो, 4 हो या 2 वर्ष, 1 साल, 2 वर्ष 6 महीने या 2.5 साल ऐसे करके दे दें, तो 2.5 साल का मतलब 2 वर्ष 6 महीने, तो 2 वर्ष 6 महीने, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, फिर कितनी भी ज़्यादा 2 वर्ष या अधिक सज़ा हो गई हो, किसी व्यक्ति को सुनवाई कर दी गई हो, तो उसमें क्या है, उस व्यक्ति का मतलब वो सज़ा की जो अवधि है, यानी कि मान लेते हैं हम 2 ही वर्ष मिली किसी को सज़ा, तो 2 वर्ष सज़ा प्लस उसके बाद उस मतलब ये लिखा ना सज़ा की अवधि, तो सज़ा की अवधि कितनी है, मान लिया 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष तो मिली अभी, तो 2 वर्ष किसी को सज़ा मिली है, तो सज़ा की अवधि के साथ साथ अगले 6 वर्षों तक संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, वो व्यक्ति या लड़ सकती, ऐसे मतलब समझ लें, मतलब कि लड़ सकती, क्यों नहीं बोलना लड़ सकता, बात ये ना थोड़ा सा ये सेंटेंस में पुरुष प्रधान वाला मामला चलता है, और सत्ता का मतलब सत्ता और शक्ति दोनों है ना, तो यहाँ पर वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। कौन व्यक्ति, जिस व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा मिल चुकी है या फिर उससे अधिक सज़ा मिल सकती है, तो वो 2 वर्ष की जो अवधि है उसकी उतना और प्लस 6 वर्ष, और 6 वर्ष बहुत हो गए। अब इसको समझो ये क्या है, तो ज़रा एक मिनट इसको इरेज करूँ थोड़ा सा। अब आपने वो लिख ही लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा ये, और बाकी ये करे तो, और देखो यदि संसद विधि द्वारा और अर्हताएँ मतलब और अर्हता का मतलब प्लस, ये मतलब वैसा नहीं, यदि संसद को विधि बनाएंगे और थोड़ी अर्हता जोड़ना चाहे इसमें कि भैया ये भी हो, ये भी 1-2 पॉइंट और जोड़ना चाहे, तो संसद ने ऐसी विधि बना दी, तो आपको वो भी अर्हता पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि संसद ने कोई विधि बनाई, अर्हता निर्धारित कर दी विधि बनाकर, तो आपको वो भी अर्हता पूरी करनी पड़ेगी संसद का सदस्य होने के लिए। तो ये जो है, अब इसमें जो हमने ये देखा कि जो 2 वर्ष वाली बात है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ जरा, और आपको नहीं लिखा हो तो एक बार पीछे करके देख के आपको दिख जाएगा कि हाँ पीछे से क्या लिखा था मैंने, और पढ़ भी दिया मैंने एक बार। ये मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि 2 वर्ष वाली बात क्या है कि अगर आपको जैसे 2 वर्ष की सज़ा मान लो मिली है, तो 2 वर्ष तो आपको सज़ा मिली है, ये सज़ा है प्लस 6 वर्ष और कर लो, तो यानी कि 8 वर्ष तक, यानी कि आज आपको 2 वर्ष की सज़ा मिली है किसी भी कोर्ट से, ठीक है, हाई कोर्ट या सेशनल कोर्ट, कहीं भी कोर्ट तो सज़ा कोई भी दे सकता है, तो 2 वर्ष प्लस 6 प्लस 8, तो 2 + 6 यानी कि 8 वर्ष तक आप 8 वर्ष तक एक तो ना ही तो आप संसद का चुनाव लड़ सकते हो, यानी कि लोकसभा राज्यसभा का, ना यानी कि 8 वर्ष तक आप लोकसभा राज्यसभा में गए, फिर राज्य के विधानमंडल में भी, यानी कि वही विधानसभा और विधान परिषद VSBP इनमें चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कहीं के नहीं रहे आपके हिसाब से। अगर आपका पेशा पॉलिटिशियन, अगर काम पॉलिटिशियन है, उसके बाद तो मतलब और कुछ काम कर सकते हो, लेकिन 6 साल तक नेतागिरी ये वाला नहीं कर सकते, ऐसा वाला चुनाव नहीं लड़ सकते, काली बस हवाबाजी कर सकते हो गाड़ी में बैठ के घूम के। तो जैसे अगर आप केस समझना चाहो, जैसे ओम प्रकाश चौटाला वाला केस समझो आपको ध्यान हो, शिक्षा, ये मतलब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह गए ओम प्रकाश चौटाला, तो ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, शिक्षा भर्ती घोटाले में इनको सज़ा मिली थी। ठीक है, ऐसे ही आप इनका ध्यान रखो। अगर जो नवजोत सिद्धू है ना, जो कपिल शर्मा शो में आते, वो सिद्धू पाजी कपिल शर्मा शो वाले, तो उनको सज़ा मिली, तो उनको सज़ा मिली है, उनको शायद 5 वर्ष की सज़ा मिली थी। ठीक है, तो इनको 5 वर्ष की सज़ा मिली, इनको चौटाला को शायद 4 वर्ष की सज़ा मिली। तो सोचो, इनको चौटाले को 4 वर्ष की सज़ा मिली, 4 वर्ष को इनको सज़ा सुना दी गई। एक होता है कि भाई अभी सुनवाई चल रही है, तो सुनवाई चल रही है वो अलग होता है। जब सुनवाई चल रही है, सुनवाई के चलने के दौरान भी व्यक्ति जेल में रहता है कई बार, ठीक, तो वो सुनवाई चल रही वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको सज़ा मिल जाए, यानी कोर्ट ने सज़ा दे दी, वर्डिक्ट सुना दिया, निर्णय दे दिया। जब निर्णय सुना दिया, उस निर्णय में फिर उनको निकल के आया 4 साल की सज़ा। इनने शिक्षा भर्ती वाला घोटाला कर रहा था, तो इनको 4 साल की सज़ा मिली। अब इनको 4 साल की सज़ा ये मिली प्लस 6 साल और, इसके हिसाब से ये RPA एक्ट वाला है, RPA एक्ट में लिखा है ये बात कि भैया ऐसा कुछ है, तो RPA एक्ट में ऐसे कर दिया, तो प्लस 6 यानी कि 10 साल तक ये गए। अभी जो CM रह चुके पहले, अभी 10 साल तक नहीं लड़ेंगे कुछ भी चुनाव ना, इसमें लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना विधानसभा में, ना विधान परिषद में, ठीक, कहीं से भी नहीं घुस सकते ये। बाकी अपने वो सब कुछ करें, अलग जो काम इन्हें बिजनेस फैला रखा हुआ पहले वो करें। 5 साल की सज़ा इनको मिली प्लस, तो ये नवजोत सिंह सिद्धू को 5 की नहीं मिली, उनको 1 साल की मिली, सॉरी माफ़ करें मुझे, इनको 1 की मिली, 1 साल की ये बच जाएंगे। जैसे इनको वो लालू प्रसाद यादव थे, मैं क्या बोल दिया, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको। ये लालू प्रसाद यादव 4 घोटाला वाले,
माफ़ करें मुझे, लालू प्रसाद यादव, जो लालू प्रसाद यादव हैं उनको चारा घोटाला में आपको पता है मिली, तो चारा घोटाला में उनको जो सज़ा मिली थी उनको मिली थी 5 साल की सज़ा मिली, तो इनके प्लस 6 कर लो 11 हो गए, ठीक है। नवजोत सिद्धू उनको 1 साल की मिली थी, अब नवजोत सिद्धू को जो 1 साल की मिली उनको 1 साल की सज़ा मिली, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई, तो अब इसमें प्लस ये नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 2 साल से कम है, तो इन दोनों का तो कैंडिडेचर इनकी सदस्यता तो समाप्त कर दी जाएगी। इनकी जिस दिन सज़ा मिली उस दिन से इनकी सदस्यता रद्द हो गई, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा ये केस क्या है, पहले समझो कि अभी क्या मौका चल रहा है कि ये क्या है, जिस दिन सज़ा दी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ने, किसी ने 2 साल से या 2 साल से ऊपर, 2 साल हो जाए 2 साल से अधिक, तो उस सज़ा की अवधि जोड़ लो यहाँ पर, जैसे इनको 4 साल की दी गई तो 2 साल से अधिक है ये, तो ये प्लस 6 और जो लिए 10 हो गए, ये 2 साल से ऊपर ये भी है 5 प्लस 6 11 हो गए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है, जो कपिल पार्टी वाले, कपिल वाले, तो उनको 1 साल की मिली, तो इनका 2 साल से कम है, तो इनकी सदस्यता, ये सदस्य थे संसद के, तो ये सदस्य रहेंगे, ये इनकी रद्द नहीं करी जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको 2 साल से कम मिली है। अब वो चल रहे हैं अलग, बेल पे छूटेंगे अलग बात है, लेकिन भाई सज़ा मिली है तब भी आप सदस्य बने घूम रहे हो अंदर, है ना, तो वो चीज़ अलग रहती है। वो नेताओं के पास भाई कोई नेता है जिसको जो क्रिमिनल है, किसी वजह से अपराधी है, तो उसको बस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर उनके भी अलग अलग इनके भी अपने वो रहते हैं बात करने तरीके, भाई हम क्यों हैं, हम पे तो आरोप लगते रहते, तो ऐसे कोई भी सज़ा मिल गई तो ऐसा उपाय नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी बातें चलती हैं। लेकिन हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है, हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये कि 2 वर्ष अगर किसी व्यक्ति को या 2 वर्ष से अधिक किसी व्यक्ति को सज़ा मिल जाती है, तो उस सज़ा की अवधि, जितनी सज़ा दी गई है उतनी अवधि प्लस उसमें 6 और जोड़ लो, 6 साल और, तो इसका मतलब उतने साल तक वो ना तो लोकसभा, ना तो राज्यसभा, ना तो विधानसभा, ना विधान परिषद, इनके चुनाव नहीं लड़ सकता, तो इनके केस में ये नहीं रहेंगे। अब जैसे राहुल गांधी के केस, अभी आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी का केस अगर आपको ध्यान होगा तो राहुल गांधी का केस आपको अभी पिछले साल 2023 में उनकी एक वीडियो जाने वायरल हो गई थी, मतलब उनको क्या हो गया, राहुल गांधी ने, आपको ध्यान हो तो उन्होंने मोदी जो कम्युनिटी है ना, पूरी मोदी कम्युनिटी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की एक वीडियो थी कि सारे ये चोर मोदी जी से, मतलब मोदी क्यों निकलते हैं, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, ऐसे करके उन्होंने नाम लिया राहुल गांधी जी ने। तो राहुल गांधी जी को क्या हुआ कि उन्होंने नाम लिया मोदी कम्युनिटी पर, उन्होंने बोल दिया कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं, ऐसे करके बोल दिया उन्होंने। तो उन्होंने जब ये बात बोली तो फिर वहाँ पे जो मोदी कम्युनिटी थी गुजरात में, उन्होंने भैया केस कर दिया, ठीक है भैया, और मोदी कम्युनिटी वहाँ के एक वो भाई, तो वहाँ के एक नेता थे, उन्होंने भैया मोदी थे वो भी, तो उन्होंने केस कर दिया कि भैया डिफेमेशन केस, कि उन्होंने कि भैया हमारी इनकी अवमानना करी इनने हमारी मोदी कम्युनिटी की, तो डिफेमेशन केस उन्होंने डाल दिया। तो वहाँ के भैया जो गुजरात के कोर्ट ने 2019 में, सोचो 2019 में ने कहा, ये भी थोड़ा सा लचीलापन, मतलब ढीलापन लचीलापन जो बोलो, 2019 में उस व्यक्ति ने, मोदी व्यक्ति था, नेता व्यक्ति, उन्होंने डाला कि भैया हमारे मोदी पे ने डिफेमेशन करा है, मोदी नरेंद्र मोदी पे नहीं, हमारी पूरी मोदी कम्युनिटी पे। अब गुजरात में भी तो जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की पार्टी है, सरकार तो नहीं, कांग्रेस की पार्टी है, हर दल की पार्टी है वहाँ पे, बीजेपी की दल की पार्टी है गुजरात में, और कांग्रेस की दल की पार्टी भी, तो कांग्रेस की जो वहाँ पे पार्टी चल रही है वहाँ पे उनका भैया हेडक्वार्टर बना होगा, वहाँ पे भी छोटे छोटे मीटिंग होती होंगी उनकी, तो हो सकता है उसमें भी उनका जो कोई कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है वो मोदी हो। मोदी तो सरनेम है ना, नरेंद्र मोदी जरूर थोड़ा नरेंद्र मोदी ही मोदी है, मोदी तो सरनेम है। तो कांग्रेस में भी जो कार्यकर्ता होगा वहाँ गुजरात में लोकल लेवल पे, हो सकता है कोई व्यक्ति मोदी हो जिसको कांग्रेस की नीति ज़्यादा पसंद आती हो, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हो सकता है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी आपने चोर बता दिया, अपने कार्यकर्ता कोई, ठीक है, यानी कि मोदी कम्युनिटी पे आपने डाल लगाया उस टाइम। तो उस टाइम राहुल गांधी ने ये कहते कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं, कि नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी ऐसे का नाम लिए, तो वही वहाँ पर एक नेता थे, उन्होंने वही केस कर दिया 2019 में। कितना साल चला? 4 साल। देखो ये वर्डिक्ट हुआ है, यानी ये लचर पचर हालत है। किसी भी केस करा कि हम, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी तुरंत सजा सुनाओ भाई, अगर वर्डिक्ट है उसको ठीक से नहीं, दोषी नहीं तो रोको, लेकिन वीडियो में ठीक वायरल होला। 2019 से 2023 लग गए, 4 साल लगे सर न्यायालय को, उनने तब 4 साल बाद सज़ा सुनाई 2 वर्ष की, राहुल गांधी को 2 वर्ष की सज़ा होगी। तब ये न्यूज़ आ गई 2023, अब 2024 में चुनाव होने वाले थे, अब 2023 में न्यूज़ आ गई, तो 2023 में न्यूज़ आ गई राहुल गांधी की। अब क्या है इसमें, क्या लिखा है, और 2 वर्ष की सुनाई इन्होंने 2023 में 2 वर्ष की सज़ा दे दी कि 2 वर्ष की सज़ा मिलेगी। अब यहाँ लिखा है कि 2 वर्ष या अधिक, तो 2 वर्ष तो पूरे हो गए। अगर वो कह देते 1 साल कुछ दिन ऐसे बोल देते तो नहीं आता, लेकिन ये क्या है, 2 वर्ष तक इन्हें सज़ा दे दी, तो तुरंत जैसी सज़ा आई और 2 वर्ष की सज़ा आई, और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द। ये कहाँ से, वायनाड केरला से थे सदस्य संसद के, तो जो केरला में वायनाड से लड़ते थे, तो वहाँ से ये संसद के सदस्य थे। अब इनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई, जैसे ये वर्डिक्ट आया कि भैया अब खत्म, और अब 2 वर्ष के लिए तो खत्म, मतलब 2 वर्ष की तो सजा प्लस 6 और जोड़ लो,
यानी कि 8 साल तक आप ना लोकसभा, राज्यसभा, ना विधानसभा, विधान परिषद किसी के चुनाव नहीं लड़ सकते। पीएम बनने का सपना गया आपका। एक तो वैसे ही मुश्किल पड़ रही है पीएम बनने के लिए, और एक तो जो वीडियो निकल आई 2019 में बात हुई थी, 2023 में राहुल गांधी के साथ में संकट हुआ। हालांकि अब तो वो सदस्यता बहाल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना निर्णय दे दिया, तो इनकी सदस्यता बहाल हो गई। 5 महीने तक ये कम से कम सदस्य नहीं रहते। 5 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तब फिर बाद में संसद के सदस्य फिर से बन गए, इनकी बहाल कर दी गई। लेकिन नियम कानून तो वही जो रूल था, वो रूल के हिसाब से तो इनको 8 साल तक ये 2024 के चुनाव भी नहीं लड़ पाते, 29 का भी नहीं लड़ पाते, क्योंकि 24 तो अगले साल ही आ रही थी। तो 24 और प्लस 5 29, तो तब भी कितने हो गए, 2023 से 29 तो 6 साल हुए ना, तो 8 साल तक का गायब हुआ था। तो 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ पाते पीएम के लिए, और 2024 का भी चुनाव नहीं लड़ पाते पीएम के लिए। लेकिन हालांकि लड़े, 5 महीने तक इनकी सदस्यता थोड़ी बर्खास्त रही, उसके बाद बहाल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये थी। हालांकि एक आयरनी अगर मैं बता दूँ आपको, जैसे अभी आयरनी होती है 2013 में, जैसे ये 2013 में संशोधन, मतलब ये आरपी एक्ट है, इसमें संशोधन हुआ, ये सब हुआ। तो 2013 में एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। आप लोग जो थोड़ी रुचि रखते हैं केस में, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, बाकी तो अभी सुन ही लें आप लोग। तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था 2013 में, इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य है कि 2013 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था उस टाइम, ऐसे हुआ था कि इस आरपीए एक्ट में क्या लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जा रहा है, अब मैं चौटाला वाला इनकी सबकी बात बिठा दे रहा हूँ, तो ये ओम प्रकाश चौटाला समझ लेना, इनके सब घोटाले मिलते हैं। तो उसमें क्या था कि 2013 में जो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, उसमें पहले क्या था कि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा मिल जाती, तो उसे 3 महीने तक का कूलिंग पीरियड मिलता था। यानी कि अपीलिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड, कुछ ही बोल लो कि कूलिंग पीरियड या अपीलिंग पीरियड, उसे अपने कन्विक्शन जो आपके पास आरोप लगा उसके बताने का, सब करने का, तो उस नेता को 3 महीने तक का समय मिलता था। तो उस 3 महीने में कुछ छाँट कट करके अपने बचा सकता था अपने आप को। लेकिन अब क्या कर दिया, अब क्या है, अब जैसे आपको सज़ा मिली उस दिन से ही, जिस दिन से सज़ा मिली, अब सज़ा दे दी गई। एक होता है भाई न्यायालय में विचारणीय मुद्दा है, विचार चल रहा है और आप जेल में अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन जिस दिन आज फाइनल वर्डिक्ट आया, फाइनल जज ने कह दिया कि वह 2 साल की सज़ा सुनाते हैं हमें से, तो 2 साल की सज़ा, तो उस दिन से आपकी संसद की सदस्य अब रद्द हो जाएगी। लेकिन पहले क्या था 2013 से पहले, तो 2013 से पहले आपको 3 महीने का ही अपीलिंग पीरियड मिलता था, अपील कर सकते थे आप, बहुत चीज़ें कर सकते थे। तो ये 2013 से पहले ऐसा था। लेकिन लिली थॉमस वर्सेस लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, यूनियन ऑफ इंडिया का ऐसा केस हुआ। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये 3 महीने का जो है ना, बोले ये नहीं मिलेगा आपको, किसी को भी नहीं मिलेगा। 2 वर्ष की किसी भी नेता को अगर सजा हुई तो उसके संसद का वो सदस्य है, तो उसके संसद के सदस्य या विधानमंडल का सदस्य है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी उसी दिन से। और प्लस 6 वर्ष जितनी अवधि को सजा मिली है, और उसमें प्लस 6 और कर लो, इतने टाइम तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ये बात हुई, ये केस में हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब देखो यही पावर टकराएगी। हम लोग शक्ति पृथक्करण पढ़ते हैं ना, ये पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाला ये पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, ठीक है। और फिर चौथा स्तंभ और बोल देते हैं मीडिया वाले को। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि भैया 3 महीने गायब, अब आपको ये भी नहीं मिलेगा। फिर 2013 में ही कौन से हमारे प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह, ठीक है। अब आपको पता उस टाइम संसद का सत्र नहीं चल रहा था, तो उन्होंने अध्यादेश जारी किया। हमें पता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। आर्टिकल कौन सा, 1, 2, 3, ये ध्यान रखना सिंपल है। आर्टिकल 1, 2, 3 के पास राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और राष्ट्रपति का मतलब प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री का मतलब ये एक आयरनी, उस टाइम प्रधानमंत्री का मतलब कौन, सोनिया गांधी, ठीक है। तो मतलब वैसे राष्ट्रपति का मतलब प्रधानमंत्री, और उस टाइम प्रधानमंत्री का मतलब सोनिया गांधी, ठीक। जैसे मतलब हम लोग वैसे इतना पढ़ते हैं, हमने पीछे वाली क्लास में ये तो पढ़ा कि राष्ट्रपति का मतलब क्या, राष्ट्रपति का मतलब आर्टिकल 74 क्लॉज 1 यानी कि प्रधानमंत्री, यानी कि अभी मोदी जी। लेकिन उस टाइम राष्ट्रपति का मतलब मनमोहन सिंह का मतलब सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह बेचारे बहुत ठीक ठाक व्यक्ति थे, लेकिन उनके साथ में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो उन्होंने फिलहाल पीएम ने, हम बात तो ये करेंगे, पीएम लेके आया ऑर्डिनेंस। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को, जो इसने कह दिया कि 3 महीने का नहीं, ये सोचो तो मतलब इनकी मनमोहन सिंह की ऐसे मान सकते हैं, ऐसे किसकी विजनरी था, तब उनने आगे तक का देखा कि भैया भविष्य में ऐसी जरूरत पड़ सकती है। तो वो एक कानून लिया है, ऑर्डिनेंस लिया है, उन्होंने ऑर्डिनेंस कर रहा है। कौन सा लिया है, ये 3 महीने वाली बात, भैया 3 महीने वाली बात कर दे रहे हैं। 3 महीने का तो कूलिंग पीरियड बचा और को कि भाई किसी और 3 महीने का समय बहुत होता है, इतने में हाथ बात जोड़ के कुछ ना कुछ निकाल लेता, कुछ ना कुछ बात निकाल लेता कि उसकी सदस्यता रद्द ना करी जाए। वो कहीं ना कहीं अपील करके काम हो जाता है।
लेकिन तुरंत के तुरंत ही आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, संसद में ऐसे नियम बना दिया गया तो दिक्कत हो जाती। तो उन्होंने भैया सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसको खारिज कर दिया और एक ऑर्डिनेंस ले आए, यानी कि अध्यादेश ले आए। कौन? यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम, ठीक है। हमने बात करी गठबंधन वाली से बात करी तो यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी ये, तो ये इसमें मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये अध्यादेश आ गया, लेके आए। अब आयरनी ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बात है कि उस टाइम जब ये सरकार में ये लेके आए थे तो राहुल गांधी का एक वीडियो और था, राहुल गांधी का वीडियो आप देखोगे तो उसमें पता है राहुल गांधी ने ही ये कहा कि जो अध्यादेश आया, बोले अगर आप मुझसे पूछो, अगर आप मेरी राय देखो, मेरी राय में जानना चाहो तो ये अध्यादेश आया, इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए डस्टबिन में, वजह से फाड़ के फेंक देना चाहिए। मतलब कौन सा? ये अध्यादेश जो एक सांसद के, मतलब एक सांसद को या फिर एक विधायक को, मतलब या फिर एमएलसी वाले को, यानी कि जो सदस्य है उसको बचाता है कि 3 महीने का समय दे देता है कि भैया तुम्हें सज़ा दे दी गई तो 3 महीने के पास समय अपना अपीलिंग पीरियड देख लो, ऐसे कर लो सब कुछ अपने आप को, जो भी कहीं बचाना उचाना देखना है। तो राहुल गांधी उस टाइम रोले में थे, जो भी चल रहा हो माइंड में उनके, उन्होंने बोला मुझसे अगर पूछो, जबकि इन्हीं की सरकार ने लाया, राहुल गांधी के मतलब मनमोहन सिंह ने लाया, तो राहुल गांधी ने ये अपने आप से कह दिया कि मेरी, और ऐसे बोल रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जो कहा है कि इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। ऐसे 2-3 बार ऐसे करके कहा राहुल गांधी ने कि जो अध्यादेश आया ऑर्डिनेंस, मेरे हिसाब से आप इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की एक न्याय बना रहा है, निष्पक्ष बना रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की एक शक्ति अलग है, उसको बने रहना चाहिए। तो उन्हें हो सकता है पब्लिक में आके, पब्लिक ताव में आके ऐसे कह दिया हो कि पीएम कौन से बहुत बड़े हैं, पीएम तो मेरी मम्मी के हिसाब से चलते हैं, तो उन्होंने पीएम से पंगा लेना सही समझ लिया उस टाइम। और उस टाइम ऐसे आर्टिकल बहुत छपे थे कि राहुल गांधी ने इंसल्ट कर दी मनमोहन सिंह की, सबसे वीकेंड पीएम है मनमोहन सिंह, बहुत कमज़ोर पीएम साबित हो रहे हैं, कि बताओ उनकी पार्टी के मतलब नेता ने ऐसे कर दिया। तो राहुल गांधी, बहुत आर्टिकल छपे थे राहुल गांधी के खिलाफ उस टाइम कि राहुल गांधी ने ऐसे करके पीएम की, मनमोहन सिंह की इतनी बेइज्जती कर दी। बताओ, उनकी सरकार के ने एक अध्यादेश लाया और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से पूछो तो इस अध्यादेश को फाड़ के फेंक देना चाहिए। अब देखो ये 2019 में वही हुआ, ये अध्यादेश तो है ही नहीं कि आपको, इस अध्यादेश का मतलब ये आया था कि ये अध्यादेश कह रहा था कि भैया अगर आपको सजा हो तो आपके पास 3 महीने का समय मिल जाएगा आपको। राहुल गांधी की नहीं, किसी को नहीं मिलना चाहिए, फाड़ दो। अब 2019 में केस चला, 2023 में राहुल गांधी को सजा होगी 2 साल की, अब वो 3 महीने का टाइम होता, राहुल गांधी कुछ कर लेते। तो ये जो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, राहुल गांधी बड़े टेंशन में आ गए, अरे यार क्या बोल दिया मैंने, मोदी ऐसे बोल दिया कि सब मोदी चोर है, ऐसे करके बोल दिया। अब ये दिक्कत होगी, 2024 में चुनाव होने वाले हैं, मेरे पीएम का सपना था, मैं तो रह जा गया। जैसे कहेगा सुप्रीम कोर्ट ने जैसे तैसे करके सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, बहुत सारी अपीलिंग वगैरह हुई, बहुत सी वो चीज़ें हुई, तो मतलब कानून तो ये था। अभी 3 महीने का टाइम होता तो कुछ हो जाता बीच में, लेकिन फिर राहुल गांधी ने ही वो अपना फाड़ा था, कहा था, और उसके बाद में राहुल गांधी को ये झेलना पड़ा। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, 5 महीने के बाद इनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। तो ये 2024 का चुनाव लड़ पाए, जीते नहीं वो बात अलग है, लेकिन चुनाव तो लड़े। मतलब चुनाव भी नहीं लड़ते तो कहते लोकतंत्र खतरे में है, ये है वो है, तो वो कि लोकतंत्र में किसी को लड़ने नहीं दिया जा रहा है तो फिर जीतेगा कैसे वो व्यक्ति। और ये मोदी गवर्नमेंट हमसे डर गई है कि हमने इतना बड़ा गठबंधन कर लिया है, उन्हें पता थी हम जीतेंगे, तो वो सब चीज़ें चलती रहती। लेकिन हाँ, अब दिया गया तो नहीं जीते वो बात अलग, अगर नहीं चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता तो बहुत हाय हल्ला होती। अभी 2024 में ऐसे कुछ होता ही नहीं, बहुत चीज़ें बदल गई होती फिर। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये राज्यसभा के बारे में रोचक कुछ तथ्य भी तो थे जो आपको पता लगे होंगे नए। और राज्यसभा के अगले वाले में हम ठीक से चुनाव सब कुछ और चीज़ देखेंगे और समझेंगे, और चीज़ें कि क्या कैसे होती हैं कि 2 साल में 1/3 सदस्य, ये सब क्या सिस्टम, वो हम समझेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ इसमें नया जानने को मिला होगा। नोट कर लीजिए अपने हिसाब से, जहाँ पे आगे पीछे रखना हो। जो मैंने चीज़ें बताई इनमें जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं वो ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं फिर से आपका एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ये और ज़रूर बताइएगा, 1-2 क्वेश्चन जो बीच में पूछे हैं वो भी बताइएगा। अगर आप लोग ध्यान से रखना है तो उसको नोट डाउन कर लें, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए तो 1-2 उसको भी कमेंट सेक्शन में बता देंगे, थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये जो पहला मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था वो ये कि पॉलिटी की ही वीडियो हम लोग कंटिन्यू करें या फिर ज्योग्राफी की, या फिर ज्योग्राफी पॉलिटी को स्विच करते हुए चलें कि 2 दिन 1 दिन ऐसे करके, या बीच में हिस्ट्री की वीडियो भी ले आऊँ। अगर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मैं फिर अगर नहीं आएगा तो अपने हिसाब से कर लूँगा और बच्चों को जो आपको मिलेंगी वीडियोज़। लेकिन हाँ, आप प्लीज़ कोशिश करें कि बताएं कि पॉलिटी की सीरीज़ कंटिन्यू रखें या किसकी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, धन्यवाद।